साधना जब अपने दोनों बेटों की शादी की जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई तो उसे लगा अब उसे घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों से भी छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है ये तो कोई नहीं जानता। दरअसल साधना की 2 बहुएं थी, पूर्णिमा और नीतू, और वो दोनों ही बहुत ही आलसी थी। दोनों कोई ना कोई बहाना बनाकर काम से बचती रहती। बड़ी बहू, छोटी बहू यहाँ आओ, 2 दिन बाद मेरी बहन आने वाली है। यहाँ तो तुम दोनों अच्छे से सब संभाल लेना और उसकी खूब खातिरदारी करना। ये सुनकर दोनों बहुओं के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब उनको इतना काम जो करना पड़ता। इसलिए वो दोनों बहाना बनाने लगती हैं। माँ जी, पिछले 3 दिन से मेरी कमर में बहुत दर्द है, तो मुझसे तो ज्यादा काम हो नहीं पाएगा। और मेरी तो एक सहेली की शादी है और मुझे तो उसकी शादी के हर फंक्शन में जाना है। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं जाना कैंसिल नहीं कर सकती, इसलिए मैं भी उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। तुम दोनों ही मेरी नाक कटवाओगी, इससे तो अच्छा होगा मैं कोई बहाना बनाकर उसको मना ही कर देती हूँ। ये सुनकर दोनों बहुएं खुश हो जाती हैं। वो दोनों तो मेहमानों के नाम से भी कतराती थी, क्योंकि फिर उनका काम जो बढ़ जाता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज पूर्णिमा के मायके वाले उसके ससुराल आए, जिसे देख पूर्णिमा बहुत खुश होती है। माँ, रिया, पापा, रोहन और भाभी, आप सब यहाँ? हाँ बेटी, वो हम ज्वाला देवी मंदिर गए थे घूमने, तो रिया पूर्णिमा से मिलने की जिद करने लगी। कोई बात नहीं बहन जी, अच्छा किया, वैसे भी ये आपकी बेटी का घर है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। नीतू दरवाजा खोलती है तो सामने अपने मायके वालों को देखकर बहुत खुश होती है। माँ, पापा, किंजल, गगन, सोनिया, तुम सब यहाँ। पता है मैं तुम सबको कितना मिस कर रही थी। और तभी तो हम तुझसे मिलने आ गए। अब दोनों देवरानी जेठानी के मायके वाले आ गए और घर में बैठने की जगह भी कम पड़ने लगी। जैसे तैसे वो सब बैठे। फिर दोनों देवरानी जेठानी रसोई में चली गई। मेरे घर वालों को ना छोले भटूरे रायता बहुत पसंद है, तो मैं वही बना देती हूँ। और मेरे घर वालों को शाही पनीर और नान, इसलिए मैं उनके लिए वो बना देती हूँ। तभी उनकी सास साधना भी वहां आ जाती है। तुम दोनों को अब ये बात भी समझानी पड़ेगी। अरे घर में इतने सारे मेहमान हैं, तो कम से कम 4-5 आइटम तो बनाओ ही खाने के। ऐसा करो बड़ी बहू, तुम पहले चाय, पकौड़े, चीला बना कर ले आओ। फिर इसके बाद खाने में तुम छोले भटूरे, रायता, नान, शाही पनीर, दाल मखनी, मिक्स वेज और हाँ, खीर बना लेना। अब दोनों मिलकर इतना तो बना ही लोगी। और हाँ, पहले बड़ी बहू चाय, पकौड़े और चिल्ला बना कर ले आओ। जी माँ जी। दोनों आलसी देवरानी जेठानी एक दूसरे की शक्ल देखने लगती हैं। ये देख साधना बहुत खुश होती है। अब आएगा मजा। अब कम से कम इनके मायके वालों के नाम पर तो मैं इनसे अपने मन का बनवा ही सकती हूँ ना। नहीं तो इतने दिन से पकौड़े बनाने के लिए कह रही हूँ, लेकिन मजाल है दोनों आलसी मेरी सुनती। फिर 1 घंटे तक रसोई में खड़े रहकर वो चाय, पकौड़े और चीले बनाकर तैयार करती हैं और सबको परोसती हैं। अरे वाह, ये चाय, पकौड़े और चीले तो बड़े मस्त बने। सच में दीदी, कमाल के बने हैं। शुक्रिया। वैसे इन्हीं से हम सबका पेट भरने का इरादा है या खाना भी बनाया है कुछ? तुम चिंता क्यों करती हो बेटी, तुम्हारी बहनें खाने में तरह तरह के पकवान बनाने की तैयारी कर रही हैं। अच्छा चलो जाओ, अब जल्दी से जाओ और खाना बनाने की तैयारी करो। अरे ननद जी, आप तो जानती हैं ना मैं लहसुन प्याज नहीं खाती, इसलिए मेरे लिए बिना लहसुन प्याज के ही बनाना। दोनों देवरानी जेठानी वापस से रसोई में चली जाती हैं और खाना बनाने की तैयारी करने लगती हैं। ओह नो, अब पनीर लेने बाजार कौन जाएगा? नीतू, तेरे मायके वालों को शाही पनीर पसंद है ना, इसलिए तू ही जा। अच्छा ठीक है, मैं ही जाती हूँ, लेकिन एक बार में बता दो और क्या लाना है, मैं बार बार नहीं जाऊंगी। कुछ देर बाद नीतू बाजार से लौटती है। फिर तकरीबन 2 घंटे तक वो रसोई में खड़े रहकर पकवान बनाती है और सबको परोसती है। उसके बाद उनके ढेर सारे जूठे बर्तन होते हैं, उन्हें धोती है। इस तरह वो बुरी तरह थक जाती है और रसोई में खड़े खड़े ही सो जाती है। तभी उनकी सास वहां आती है। अरे तुम दोनों रसोई में बैठे बैठे ही सो रही हो? माँ जी, आज सुबह से हम दोनों इतना काम करके ना थक गई हैं। सुबह से बिल्कुल भी बैठने तक की फुर्सत नहीं मिली, इसीलिए जैसे जमीन पर बैठी वैसे ही आंख लग गई। तो अब पता चला तुम दोनों को कि मेहनत किसे कहते हैं। पहले तो तुम एक काम करके ही थक जाती थी और इतने बहाने बनाते रहती थी, और आज जब सच में काम आया तो तुम थक गई। इसलिए कहती हूँ कि अपने शरीर को इतनी भी आराम की आदत नहीं देनी चाहिए कि वो जरा सा काम करके थक जाए। दोनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास होता है और उस दिन से वो दोनों आलसपन त्याग देती हैं। ये देख साधना और उन दोनों के मायके वाले बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये सब उन सबका ही बनाया हुआ प्लान था, उन दोनों को सही रास्ते पर लाने का।
उमा और रमा दोनों बहनें कहने को तो रिश्ते में चचेरी बहनें थी, पर प्यार ऐसा था कि बिल्कुल सगी बहनों जैसा। शादी के बाद दोनों का रिश्ता देवरानी जेठानी का बन गया। फिर भी उनके रिश्ते में कोई फर्क नहीं आया। इसी बात के लिए उनकी सास शोभा बहुत खुश होती थी। तुम दोनों बहनों में इतना प्यार है कि सब तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। उमा रमा तुम्हारी देवरानी है, फिर भी तुम दोनों ने इस रिश्ते को भी कितने प्यार से संजो कर रखा हुआ है। ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू माँ जी, बस आप हमें अपना आशीर्वाद दो कि हमारा प्यार ऐसे ही बना रहे। माँ जी, मैंने तो सच में पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं जो मुझे उमा दीदी जैसी बहन या फिर ये कहूँ कि जेठानी मिली है। वैसे तुम दोनों गर्मियों की छुट्टियों में अपने मायके कब जा रही हो? माँ जी, वंश, चारू, रिया और कार्तिक ट्यूशन से आ जाएं, उसके बाद ही हम निकल जाएंगे। चलो खूब मजे करना गर्मियों की छुट्टियों में। शाम को उमा और रमा बच्चों के साथ गर्मियों की छुट्टियों में कुछ दिन रहने के लिए मायके चली जाती हैं। एक शाम वो बाजार घूमने निकली। नानी जी, मुझे मैंगो शेक पीना है। नानी जी, मुझे तो चॉकलेट शेक पीना है। एक काम करो उमा, बच्चों को यहाँ से मैंगो शेक पिला दो। ठीक है मम्मी, इन चारों के लिए बनवा लेती हूँ। कौन से चार? 2 ही तो हैं। रिया और कार्तिक के लिए बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। उनके आने से पहले इन्हें जल्दी जल्दी पिला दे। इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं उन चारों का बनवाती रहूं, और तू भी उन पर कम ध्यान दिया कर। मम्मी, रिया और कार्तिक हमारे अपने घर के बच्चे हैं। चाची हमारी अपनी है, हमारे अपने घर के बच्चे हैं। तुम भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो मम्मी। तभी रमा और उसकी मम्मी आ जाते हैं। वंश, चारू, ये लो तुम दोनों की चॉकलेट आइसक्रीम। मैंने सोचा रिया और कार्तिक आइसक्रीम की जिद कर रहे हैं तो तुम दोनों की भी ले लूं। जल्दी से खा लो, नहीं तो पिघल जाएगी। हाँ ताई जी, मम्मी बोली कि इन दोनों के लिए भी ले लेते हैं। अरे भाभी, इतनी दूर डॉक्टर की दुकान पर भी गए और आज डॉक्टर की दुकान ही बंद थी, तभी तो आने में देर हो गई। वैसे बिटिया, तुमने बेडशीट खरीद ली? हाँ, ले ली है चाची जी। यही फर्क था उमा और रमा की मम्मी में। पर उमा ने घर जाकर अपनी मम्मी को समझाया, मम्मी, मेरा और रमा का एक ही मायका है, पापा का और चाचा जी का एक ही काम है, एक ही घर है, फिर ऐसा भेदभाव क्यों मम्मी? आपको पता है आपकी इन बातों का असर बच्चों पर भी पड़ेगा। तभी बाहर से बच्चों की लड़ाई की आवाज आती है। कार्तिक, ये बॉल मेरी नानी ने दिलाई है। तुम अपनी नानी को बोलो ना कि वो तुम्हें ऐसी बड़ी बॉल दिलवाए। मेरी बॉल मत छुओ। कार्तिक, वंश को अपनी बॉल से खेलने दे। देख, हमारी नानी ने हमें कितना सुंदर गेम दिलवाए है। चल हम ये गेम खेलते हैं। अब हम इन दोनों को अपनी नानी का दिया हुआ गेम खेलने ही नहीं देंगे। हाँ, चल खेलते हैं। हम भी अपनी नानी जी को बोलते हैं कि वो हमें ऐसा गेम खरीद कर दें। हाँ, अब हम अपना गेम खरीदेंगे। नानी, नानी। देखा मम्मी, बच्चों में भी वही भेदभाव आ गया जो आप करते हो। वो भी अपनी नानी मेरी नानी कर रहे हैं। मम्मी, रमा और मैं दोनों बहनें एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चों में भेदभाव हो। उमा की बात शायद उसकी मम्मी की समझ में आ गई थी, इसलिए जब उमा और रमा वापस ससुराल आई तो उमा और रमा दोनों बहनों ने अपने बच्चों में चेंज देखा। पता है दादी जी, हमारे 2 नाना नानी है। कार्तिक और रिया की नानी भी हमारी नानी है। हाँ, और वंश और चारू की नानी हमारी नानी है। ये देखो दादी जी, हमारी बड़ी नानी ने हमें ये वाला गिफ्ट दिया और नानी ने ये वाला। हाँ, और छोटी नानी ने हमें गिफ्ट दिया और नानी ने भी। अरे वाह, तुम सबकी तो दोनों नानी ने बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए हैं। अब तो तुम सबके मजे हैं। तुम्हारी 2 नानी जो है। बच्चों की मीठी मीठी प्यार भरी मासूम बातें सुनकर उमा और रमा दोनों की आंखें खुशी के आंसुओं से भर आती हैं और दोनों देवरानी जेठानी यानी दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग जाती हैं।